देयर आर ओनली टू ऑप्शन, मेक एक्सक्यूज और मेक प्रोसेस। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है ज़िंदगी के अंदर, या हम अभी से बहाने बना लें या हम अपने विकास के ऊपर अपनी सफलता के लिए जी जान लगा दें। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने ज़िंदगी बहानों के ऊपर बिता दें या हम अपनी प्रोग्रेस के लिए जी जान लगा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आरपीएससी का 2016 का पेपर, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहला इसका पार्ट डाल दिया था, तो सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका जो 51वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट था, विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता गलत है। तो विवेकपूर्ण जो सिद्धांत है यानी रैशनल चॉइस थ्योरी, इसके अंदर कौन सी मान्यता उसकी गलत है उसके बारे में बताना था। तो जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो साध्य और साधनों को सही ढंग से व्यक्त किया जाने की बात करती है, यानी ये तो सही है। इसमें गलत क्या है वो हमें बताना है। शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं, ये बात भी सही है। जोखिम और अवसरों की सही आंकलन किया जा सकता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन जो ये व्यक्ति निर्णय लेते हैं बिना ये सोचे कि अन्य लोग क्या कर सकते हैं, तो ये बात रैशनल चॉइस थ्योरी नहीं बोलता है। तो इसके अंदर पूछा गया था क्या मान्यता गलत है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। और 53 क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजनिंग से संबंधित है। आइए तो इसको देख लेते हैं। विवेकपूर्ण चयन राजनीतिक विश्लेषण की वह उपागम है जो इस बात की जांच करती है कि विनिश्चय निर्माता कैसे साधनों को कुशल उपयोग करके अपने साधन की प्राप्ति करते हैं। तो ये बात सही है, यानी जो इंडिविजुअल होता है वो कैसे जो साधन चुनता है इससे अपने हित का वो साध बना कर सकें। तो ये बात विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत कहता है। और इसका जो रीजनिंग है, मनुष्य विवेकशील होता है, तो जो आप देख ही सकते हैं कहीं ना कहीं इसको ये पुष्ट कर रहा है, यानी इसकी रीजनिंग और असेसन सही है दोनों। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। एडमंड शील्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो जो इन्होंने बात करी थी एडवर्ड शील्स ने, तो ये जिन्होंने बात करी है एडवर्ड शील्स ने, तो ये सर्वाधिकार वर्णतंत्र यानी टोटलिटेरियन ओलिगार्की, तो इसकी बात इन्होंने करी थी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। राजनीतिक विज्ञान के जिस लक्षण को लुसियन पाई समानता कहता है उसे आलमंड द्वारा कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, ये जो लुसियन पाई है इन्होंने ईसीडी मॉडल दिया था, इक्वालिटी इक्वालिटी कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन का ईसीडी मॉडल दिया था, माफ कीजिएगा ईसीडी। तो इक्वालिटी कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, और उन्होंने विकासशील देशों के ऊपर अध्ययन किया था कि कैसे वहाँ की सोसाइटी काम करती है, तो इनसे संबंधित थे ये। तो इन्होंने जो राजनीतिक विकास के किस लक्षण को लुसियन पाई ने समानता कहा था, इसे आलमंड द्वारा कहा जाता है। तो जो इन्होंने कहा था राजनीतिक लौकिकीकरण को इन्होंने कहा था। तो राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समानता कहता है उससे आलमंड द्वारा कहा जाता है, तो आलमंड द्वारा उसे कहा जाता है सांस्कृतिक लौकिकीकरण। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही था। और लुसियन पाई का आप याद रखें, इनका बहुत एग्जाम में देखा पूछा गया है। ईसीडी मॉडल इन्होंने दिया था, विकासशील देशों के अध्ययन से संबंधित थे। और ईसीडी मतलब ई से इक्वालिटी, सी से कैपेसिटी कि किसी संस्था के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, और डी से डिफरेंशिएशन करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन तो आसान ही था कि किसके द्वारा किया गया था। ये एडवन बिडनर एल बिडनर द्वारा किया गया था इसका अध्ययन। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। 57 क्वेश्चन है, किस विद्वान के द्वारा समानता व क्षमता के संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को अवश्य माना गया। तो ये किसके द्वारा माना गया था, तो ये रिग्स के द्वारा। रिग्स ने राजनीतिक संतुलन की जो क्षमता की बात करी थी उसमें उन्होंने दक्षिणपंथी और वामपंथी को पूछा गया था। आप इनको देख के जाएं, एफ डब्ल्यू रिग्स, इन्होंने भी विकासशील देशों के ऊपर अध्ययन किया था। प्रिज्मेटिक सोसाइटी का इन्होंने मॉडल दिया है, और इनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इनको जरूर देख के जाएं। सैमुअल पी हंटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आप याद रखें। किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण एवं जन आधुनिकीकरण इन दो चरणों में वर्गीकृत किया। तो सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण में किस विद्वान ने राजनीतिक विकास को वर्गीकृत किया है, तो ये वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है आई जेस्ट्रेंड, ये जो सी ऑप्शन है, तो इनको जाता है ये इनका वर्गीकरण करने का श्रेय। एस.सी. फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है। तो एस.सी. फाइनर को भी आप देख के जाएं, एस.सी. फाइनर का बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको भी आप देख के जाएं अच्छी तरीके से। तो इन्होंने परिपक्व संस्कृति की बात करी, विकसित संस्कृति की बात करी, निम्न संस्कृति, लेकिन जो मध्यम वर्गीय संस्कृति है इसकी बात उन्होंने नहीं करी है। तो यही ऑप्शन इसके अंदर पूछा गया था क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये वाला इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। बाकी इन्होंने
मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, डेवलप पॉलिटिकल कल्चर, लो पॉलिटिकल कल्चर, इन तीनों की बात करिए तो ये तीनों भी आप याद कर लें कि एग्जाम में पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, इसका माफ कीजिएगा फोर्थ ऑप्शन सही था, मध्यवर्गीय राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक वर्गीकरण, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा की है? तो प्रभावों के जो बहुआयामी चर्चा की बात करी है वो आलमंड एंड वर्वा ने करी है। मल्टीपल डायमेंशन फ्लो ऑफ इन्फ्लुएंस की बात इन्होंने करी है, और ये कल्चर के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, आप याद रखें आलमंड और वर्वा ने, तो ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो ये आप याद रखें। 61वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आलमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं था उसमें? तो ये सम्मिलित था विस्तृत विचार क्षेत्र सम्मिलित था, यथार्थवाद की खोज थी, सुनिश्चितता की खोज थी, लेकिन जो संस्थावाद की खोज थी ये सम्मिलित नहीं था, बाकी सारे सम्मिलित थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही था। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था। तो इतिहासवाद के पतन का क्या कारण नहीं था? तो ये कल्चरल एब्सोल्यूटलिज्म यानी सांस्कृतिक परमवाद, ये इसका कारण नहीं था। बाकी जो प्रत्यक्षवाद था, दार्शनिक बहुलवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण था। लेकिन जो नहीं था, इसमें पूछा गया क्या कारण नहीं था, तो ये सांस्कृतिक परमवाद यानी कल्चरल एब्सोल्यूटलिज्म नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीकरण की नीतियों के परिवर्तन के बाद सेकुलर मध्ययुगीनता की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो गई है। तो एक बार देख लेता हूँ मैं ये अच्छा, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, इसमें बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आइए देख लेते हैं। भूमंडलीकरण की नीतियों के प्रवर्तन के बाद सेकुलरिज्म मध्ययुगीनता की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो गई है। तो भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद से सेकुलरिज्म की जो अवस्था है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कायम हो गई है। तो ये बात तो सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं पहचान की राजनीति ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चुनौती दिया। तो ये बात भी सही है। नेशनल स्टेट की जो चुनौती सामने आई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर, वो संप्रभुता की जो सॉवरेनिटी है उसके सामने चुनौती आई है। तो इसका दोनों सही है, ए और आर, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड दोनों सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रशासनिकता उत्तर औपनिवेशिक राज्य के लिए सतत और वर्धन सरोकार है। तो ये बात सही है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो सतत कार्य है वर्तमान सरोकार से, तो ये जो सही बात है। यह एक दृढ़ राज्य को निरंकुश राज्य से भिन्न करता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के किस प्रतिरूप का समर्थन करता है? तो रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ा ये पुराना पेपर है, 2016 का है और आरपीएससी के द्वारा लिया गया था, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे लें, ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत ना लें। तो आइए देख लेते हैं इसको। प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के किस प्रतिरूप का समर्थन करता है? तो ये न्यासी प्रतिरूप ट्रस्टी मॉडल का ये समर्थित करता है, प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी मॉडल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 66वां क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बताती है जो हमसे बेहतर या खराब काम करती है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है वो उन चीज़ों को बताए। तुलनात्मक राजनीति कहीं ना कहीं संस्थाओं और जो प्रथाएं होती हैं उनके बीच कहीं ना कहीं तुलना करने का काम करती है कि बेहतर क्या है खराब क्या है। तो ये बात तो सही है। तुलनात्मक राजनीति ऐसे प्रश्न उठाती है और उनका उत्तर देती है कि क्यों कुछ देश स्थिर और समृद्ध हैं जबकि अन्य देश नहीं। तो ये बात भी सही है। तुलनात्मक राजनीति का कार्य ही है कि दो देशों के बीच मध्य के इसमें क्या कमी रह गई, क्या कैसे आगे बढ़ा, तो इन सब चीज़ की तुलना करना इसका कार्य होता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं। और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं इसको। आइए 67th क्वेश्चन है, तो कौन सा किसके साथ जुड़ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो तथ्य किसके साथ जुड़ा है? तथ्य जुड़ा हुआ है सूचनाओं के अलग अंश के तौर पे। तो सूचनाओं के अलग अंश के तौर पे तथ्य को जोड़ा जाता है। और सिद्धांत है, सिद्धांत जो होता है सामान्यीकरण और सामान्यकरण के समुच्चय के रूप में देखा जाता है, यानी जनरलाइजेशन किया जाता है किसी चीज़ का, तो ये सिद्धांत के साथ जुड़ा होता है। सेकंड का डी है। और थर्ड का है प्राकलन, यानी हाइपोथेसिस जो होती है वो कथनों और कथनाओं के जो हमारे कथन होते हैं उसके बारे में हमारी जो पूर्व कल्पनाएं होती हैं उससे जुड़ा होता है ये जो हाइपोथेसिस होता है किसी भी चीज़ का। और जब पद्धति होती है वो जुड़ी होती है, पद्धतियाँ जो होती हैं वो जुड़ी होती है कहीं ना कहीं तथ्यों को प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीके से। तथ्यों को प्राप्त करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, उससे जुड़ी होती है।
तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप देख सकते हैं इसका सेकंड ऑप्शन सही था। 68 क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें से हमें बताना था कौन कौन सा सही है। तो 68 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। तो इसमें देख लेते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और राजनीति के जुड़ाव का अध्ययन करती है। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये चीज़ आप याद रखें, बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है वो राजनीति और जो अर्थशास्त्र होता है राजनीति होता है, उसके अध्ययन से जुड़ाव रखती है। तो ये चीज़ आप याद रखें, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इसके अंदर। तो पहली बात तो सही है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है। तो ये बात भी सही है कि उस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था ये काम करती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन हितों की जांच करती है जो देश की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करते हैं। तो ये बात भी सही है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था की में स्थिरता व अवसान लाती है। तो ये बात गलत है, स्थिरता नहीं लाती है ये। तो इसका जो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जा रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर फोर्थ नहीं है, बाकी 1, 2, 3, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कौन सा उपागम यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौन मानता है, तो ये जो सिद्धांत है विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत यानी रैशनल चॉइस थ्योरी ये मानते हैं तुलनात्मक राजनीति में विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। ये ऊपर भी क्वेश्चन था, इसी को घुमा के पूछा गया है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी, इसका सेकंड ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता नहीं है, यानी टोटल टेरिटोरियल स्टेट की क्या विशेषता नहीं है। आप जानते हैं कि टोटल टेरिटोरियल होता है वो अपने आप को सत्ताधिकारी मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब चीज कंट्रोल करता हूं। तो इसके अंदर क्या विशेषता नहीं है हमें बताना था। सार्वजनिक हितों को सरकार परिभाषित करती है। तो ये बात सही है, टोटल टेरिटोरियल स्टेट ही परिभाषित करता है सार्वजनिक कार्य को कि हम क्या करेंगे, कैसे क्या करना है। राजनीतिक विरोध देशद्रोह है। तो ये बात भी सही है, कोई उसका राजनीतिक विरोध नहीं कर सकता है किसी भी कार्य का। राजकीय विचारधारा की आनंद को परिभाषित करती है। तो ऑफिशियल आइडियोलॉजी डिफाइन हैप्पीनेस को वही जो स्टेट होता है वही डिफाइन करता है। सरकार की मुख्य रूप से करारोपण, विदेश नीति, कानून और व्यवस्था तक सीमित रहती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो सरकार टोटल टेरिटोरियल स्टेट के अंदर होता है वो निजी कार्य से लेकर सार्वजनिक कार्य हर चीज़ के अंदर अपना हस्तक्षेप करता है और अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी मानता है, सुप्रीम मान के सारे कार्य करता है। तो ये सीमित तो कहीं नहीं रहता, ये हर चीज़ के अंदर अपने आप को अनलिमिटेड करता है। तो ये सीमित तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो इसमें से क्या विशेषता नहीं है पूछा गया था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं हमें सीख भी दे रहा है कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राक्रात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच की क्या कमजोरी है, वीकनेस क्या है फंक्शनलिस्ट अप्रोच की। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच की जो कमजोरी है, तो जो ये पहला ही ऑप्शन है इसका कि यह किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है। तो यही इसकी कमजोरी है। तो यही ऑप्शन का सही है। बाकी जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उसको आप देख लिए, यह राज्य को ऐसी संस्था के रूप में देखती है जो वर्गहीन समाज को स्थापित करेगी। तो ये बात सही है। यह राज्य के प्रति गैर आलोचनात्मक भक्ति भाव विकसित करती है। तो ये बात भी सही है। यह उन संस्थाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती जो राज्य के भाग हैं और राज्य के बाहर हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो इसके अंदर कमजोरी पूछी गई थी तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। 72वां क्वेश्चन है, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपी राज्य हैं। तो सामाजिक यानी जो ये सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट इज एन इंटरवेंशन करता है, यानी स्टेट प्राइमरी। तो ये क्या सही, इसके अंदर क्या चीज़ सही है बताना था। तो ये सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए, तो यही इसका है, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसके बारे में। अगर इसके चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता है तो कमेंट में जरूर करके बताएं। तो इसका पहला ऑप्शन सही था, मैं आपको आंसर की से देख के इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। तो और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। तो जो प्लुरलिस्ट स्टेट होता है वो इरेडिकेट पैट्रियार्की को इरेडिकेट यानी खत्म करने की बात करता है। और जो इसका जो थर्ड, एक मिनट में इसको हिंदी में देख लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो बहुलवादी राज्य जो होता है, बहुलवादी राज्य जो बात करता है वो बात करता है पितृसत्तात्मक का उन्मूलन करना। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। और तो
आप देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ एक बार। प्लुरलिस्ट स्टेट जो होता है वो बात करता है प्रतिस्पर्धी सामाजिक हितों का विचारक। माफ कीजिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही था पहले का, तो मैं इसका देख नहीं पाया था ऊपर अच्छी तरीके से, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था पहले का। और सेकंड का जो है, सेकंड का है मार्क्सवादी वर्ग व्यवस्था का ध्वंस की बात करता है। और जो कल्याणकारी राज्य होता है, कल्याणकारी जो राज्य होता है वो विस्तार पर बल देता है। और जो उग्र नारीवादी राज्य है वो पितृसत्तात्मक समाज के उन्मूलन की बात करता है। तो इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन सही था, तो थोड़ा ऊपर गलती हुई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 74वां क्वेश्चन ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। तो अल्पाय राज्य यानी मिनिमल स्टेट जो होता है वो किसकी बात करता है? तो मिनिमल जो स्टेट होता है वो केवल व्यवस्थित जीवन की शर्तों पर तय करना, यानी व्यवस्थित जीवन कैसा हो उसके ऊपर तय करना है, उसकी बात करता है। और जो सेकंड है विकासवादी राज्य। विकासवादी जो राज्य होता है वो समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात करता है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये है। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य जो होता है वो बाजार व्यवस्था के अन्याय को दूर करने की बात करता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था तीसरे का। और जो सामूहिकवादी राज्य जो होता है वो संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करने की बात करता है। और जो सर्वाधिकारवादी होता है वो राजनीतिक समाज को नष्ट करने की बात करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। 75वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कैच ऑल पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएचडी के अंदर ही पूछा गया था। तो ये आर्टो क्रिस्टियामर ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली को सूत्रपात किया है। ये अभी यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया था और ये पीजीटी और पीएचडी के एग्जाम में भी पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो इसके अंदर जो संवैधानिक ये वाला इसके अंदर सही नहीं है, बाकी कैडर पार्टी जर्मनी की नाजीवाद से है। और ये पुंज ये लेबर पार्टी इसके साथ जुड़ी हुई है, प्रतिनिधित्व पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन इसका सही था। राजनीतिक दल के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है, यानी इसके अंदर निहित है। तो राजनीतिक दल के प्रकार के रूप में किसमें निहितार्थ है? तो ये जो निहितार्थ है ये राजनीतिक शिक्षा और सामाजिकीकरण। तो राजनीतिक शिक्षा और सामाजिकीकरण राजनीतिक दल के प्रकारों के रूप में निहितार्थ है, यानी इसके अंदर निहित है। तो मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थागत समूह की खास विशेषता है? तो संस्थागत समूह की जो खास विशेषता है वो है, संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। तो ये इसकी विशेषता है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल सदस्य बहुल चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं है? तो इसका जो दोष नहीं है चुनावी व्यवस्था का, इस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच जुड़ाव टूट जाता है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। 80वां क्वेश्चन है, इसको हमें मैचिंग करना था, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो इसका जो मैचिंग है वो इस प्रकार है। विशिष्टीकरण जुड़ा हुआ है, विशिष्टीकरण जुड़ा हुआ है कार्यालय कर्तव्य नियमन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, मैं आपको बता देता हूँ। और एकीकरण जुड़ा हुआ है अधिकारियों को पद सोपान के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व कथनात्मकता जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है सेकंड के साथ, यानी नियमों का समूह के द्वारा संगठनात्मक स्मृतियां जुड़ी हुई है फाइल्स का उपयोग के साथ। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ये सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से जो गलत युग्म है वो रॉबर्ट मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये गलत है इसका। बाकी जो मैक्स वेबर है इन्होंने नौकरशाही के ऊपर बहुत काम किया है। इन्होंने 3 प्रकार की नौकरशाही की बात करी थी, जिसमें ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल नेशनल की बात करिए, तो ये भी इनकी सही है। जेम्स बर्महम भी जुड़े हुए हैं, कन्वर्जेंस ऑफ थीसिस के साथ जुड़े हुए हैं। और टाटस्की भी ये याद रखें, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इनका स्थायी क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। टाटस्की ये मार्क्सवाद के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसको भी आप याद रखें। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट मिशेल्स। लोक नीति निर्माण का कौन सा प्रतिरूप यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? तो ये बात करता है, ये कौन बात करता है? तो ये बात करता है वृद्धि संबंधित प्रतिरूप बात करता है, यानी ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये इसकी बात करता है। और ये स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन था, स्टेटमेंट और इससे संबंधित था। तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा सही है।
तो आगे देख लेते हैं इसको। तो इसके अंदर जो सेकंड थर्ड और इसके अंदर जो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी उदारवादी नौकरशाही की आलोचना वर्गीय अधीनस्था के यंत्र के रूप में करते हैं, तो ये गलत है। बाकी तो इसका थर्ड और सेकंड और थर्ड सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन सा तीसरा क्षेत्र है? तो सिविल सोसाइटी इसके अंदर तीसरा क्षेत्र है, तो सेकंड ऑप्शन का सही था। 85वां क्वेश्चन है, काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो काफमैन द्वारा जो परिभाषित थी सुशासन की विशेषता नहीं है, तो जो ये नहीं थी, ये नियमित चुनाव और वापस प्रत्यवाहन की व्यवस्था ये नहीं है। बाकी कानून का शासन और सरकार की कुशलता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक स्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, तो ये चीज़ें थी सुशासन से संबंधित। तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुशासन आप जनरल भी अगर जानते हैं सुशासन के बारे में तो आप इसको हल कर सकते थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन, इसकी विशेषता नहीं थी, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही था। 86वां क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड था, तो मैं इसका आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, पहला और दूसरा, और ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं इसको। 87वां क्वेश्चन था, तो इसका पहला ऑप्शन था प्राराष्ट्रवाद जो जुड़ा हुआ है वो राष्ट्र राज्य के ऊपर एक सत्ता का होना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है प्राराष्ट्रवाद। और नव प्रक्रियावाद जो जुड़ा हुआ है क्षेत्रीय एकीकरण का गुणात्मक प्रभाव के साथ जुड़ा हुआ है, सेकंड का फर्स्ट था। और संरक्षिततावाद जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए आयात प्रतिबंध करना। अंतर्राष्ट्रीय चक्रवाद, तो इसका थोड़ा गलत हो गया है ये, तो ये जुड़ा हुआ था राष्ट्र राज्य के, तो ये जुड़ा हुआ था सेकंड ऑप्शन से जुड़ा हुआ था, माफ़ कीजिएगा। तो ये राज्यों के बीच संप्रभुता के आधार पर पारस्परिकता के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके जनरल चीज़ें भी आप कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, तो ये इंटर गवर्नमेंटलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, यानी अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच जो होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था मैं आपको बताता हूँ, इसका पहला ऑप्शन सही था। एक बार फिर इसको मैचिंग कर लेते हैं हम। तो पहले का तीसरा था प्रराष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्यों के ऊपर एक सत्ता का होना, इसके साथ जुड़ा हुआ था। नव प्रक्रियावाद जो जुड़ा हुआ था क्षेत्रीय एकीकरण के गुणात्मक प्रभाव के साथ। संरक्षिततावाद जुड़ा हुआ था घरेलू उत्पादों के संरक्षण के आयात पर प्रतिबंध के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सरकारवाद जो जुड़ी हुई थी वो जुड़ी थी राज्यों के बीच संप्रभुता के आधार पर, पारस्परिकता के आधार पर। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रांति की अवधारणा के बारे में सही नहीं है? तो क्रांति की अवधारणा के बारे में जो सही नहीं है वो क्रांति की प्रवृत्ति कभी कभार हिंसात्मक होती है। तो कई ऐसा ये सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्रांति हिंसात्मक भी होती है और अहिंसात्मक भी होती है। तो ये हिंसात्मक कभी कभार हो सकती है, तो ये नहीं था। बाकी जो ये सही है, सब सही है क्रांति के बारे में, लेकिन जो सही नहीं था अनुदान था, तो सेकेंड ऑप्शन का सही नहीं था। 89 है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण युग्म को चिन्हित कीजिए। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें इनके द्वारा हो गई थी, ये जो एंड्रे गुडनर फ्रैंक है ये वाला भी, और न्यू कॉलोनियलिज्म, तो ये दोनों सही था। बाकी तो सैमुअल पी हंटिंगटन तो आप जानते हैं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और एनक्रूम जुड़े हुए हैं नव कॉलोनियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, और एंड्रे गुडनर फ्रैंक एंडर डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और प्रेब्रिक्स जो जुड़े हुए हैं वो भी साम्राज्यवाद के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये अंतिम था, लेकिन इनके दो ऑप्शन सही हो गए थे, इसलिए इनको ड्रॉप कर दिया था। तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो इसको भी आप देख लें, अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता है तो बताएं, क्योंकि दो ऑप्शन तो इसका सही था, और तीसरा मैंने आपको बता दिया क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे सैमुअल पी हंटिंगटन। रोलिंग बैक, राज्य को पीछे धकेलने निम्नलिखित में से किस अवधारणा जुड़ा हुआ है? तो राज्य को पीछे धकेलने का सिद्धांत जुड़ा हुआ है निजीकरण और उदारीकरण, यानी राज्य सिर्फ निजीकरण, बाजार को बाजार में हस्तक्षेप ना करें और बाजार को सिर्फ रेगुलेट करें, निजीकरण और उदारीकरण के साथ जुड़ा हुआ है रोलिंग बैक द स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसको देख के जाएं। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। 93 का है, भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दंगों की जांच के आयोग गठित किए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण युग्म था वो तीसरा इसके अंदर गलत था, मेरठ सांप्रदायिक दंगे। तो ऐसे क्वेश्चन उस टाइम के जो करंट थे, करंट क्या है, ये तो जनरल चीज़ थी, तो कौन सी जुड़ी हुई है आप देख के जाएँ। अगर एग्जाम कोई देने जाए तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड देख के जाएँ, क्योंकि बहुत आता है। पंचायती राज से जुड़े जो कमेटियाँ हैं उसको आप देख के जाएँ, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। लाक्सो टैग पेरा सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये टास्को
टैग पहला सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से, नेशनल पार्टी सिस्टम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये किस देश के संदर्भ में है या क्या है? अगर आपको इसके बारे में पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। 93वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत कर रहा था इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो इसके अंदर कांग्रेस के अंदर विलय हुआ था, इसके संदर्भ में इन्होंने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक व्यवस्थाओं का इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। 94वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 1977 में बनी जनता पार्टी के विभिन्न घटकों एवं उससे संबंधित नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसके अंदर त्रुटिपूर्ण जो युग्म था उसको पहचानना था। तो जो इसके अंदर त्रुटिपूर्ण युग्म है, इसके अंदर थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र पार्टी के साथ ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी सारे इसके साथ जुड़े हुए थे जिसके साथ हैं, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन इसका गलत था। स्वतंत्र पार्टी के साथ सी राजगोपालाचारी जी जुड़े हुए थे, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही गलत था। 95वां क्वेश्चन है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में त्रुटिपूर्ण है। तो सिक्किम के संदर्भ में क्या त्रुटिपूर्ण है ये बताना था हमें। तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है, 35वें संविधान संशोधन को केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना, तो ये गलत है। बाकी जो फर्स्ट है ये सही है। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का सहयुक्त राज्य बना, तो ये बात सही है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया गया, ये बात भी सही है। 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 छाप अंत स्थापित किया गया, तो ये बात भी सही है। तो इसके अंदर सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना, तो ये तो बात नहीं है। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही था, लेकिन जो इसके अंदर त्रुटिपूर्ण है सेकंड इसके अंदर त्रुटिपूर्ण है, तो सेकंड इसका सही था। आप इसको याद भी रख लें कि क्वेश्चन में आ जाता है कई बार मैचिंग के अंदर कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा ही सिक्किम भारत के अंदर विलय पूर्ण रूप से हुआ था, और 1974 में ये सहयुक्त जो राज्य बना था 1974 के अंदर, 1935 के अंदर ये पूर्ण रूप से भारत का 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये पूर्ण राज्य बना था, 36वें संविधान संशोधन द्वारा, और 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये सहयुक्त राज्य बना था। ये भी आप याद करके रखें। भारत में संघ में विद्यमान राज्य एवं उसके भीतर नए राज्य की मांग का त्रुटिपूर्ण युग्म, तो भारत ये जो स्टेट है इसके अंदर कौन सी राज्य की मांग उठती रहती है कि हमारे को भी एक स्टेट राज्य बनना चाहिए स्टेट के अंदर ही, तो ये कौन सा इसके अंदर गलत है? तो एक कर्नाटक के अंदर महाकौशल ये गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश के अंदर हरित प्रदेश की मांग उठती रहती है, पश्चिम बंगाल के अंदर कामतपुर की मांग उठती रहती है, दार्जिलिंग की मांग उठती रहती है, भी आप याद रखें। बिहार के अंदर मिथिलांचल की मांग उठती रहती है। तो ये तीन ऑप्शन सही थे, लेकिन जो कर्नाटक के अंदर महाकौशल है ये गलत था, तो त्रुटिपूर्ण बताना था, तो फोर्थ इसका सही है। भारत में राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान, गैर राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे रजनी कोठारी। रजनी कोठारी को कास्ट के ऊपर बहुत काम किया, याद रखें। पार्टी सिस्टम के ऊपर बहुत काम किया है, कांग्रेस व्यवस्था इन्होंने दी थी, ये भी आप याद रखें। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। 98वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एम.एस. राव द्वारा अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया में प्रतिपादित सामाजिक आंदोलन के प्रकारों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं था इनके में? तो जो सम्मिलित नहीं था वो उद्ध विकासवादी यानी एवोल्यूशनरी जो मूवमेंट था वो सम्मिलित नहीं था। बाकी क्रांतिकारी, सुधारवादी और वैकल्पिक चीज़ें सम्मिलित थी भारतीय सोशल मूवमेंट के अंदर, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन सम्मिलित नहीं था। 99वां क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन और उनकी श्रेणी में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो सामाजिक आंदोलन इसमें त्रुटिपूर्ण जो युग्म है उसके अंदर जो त्रुटिपूर्ण युग्म बताना था, तो इस सतनामी आंदोलन जनजातियों द्वारा नहीं किया गया था, तो यही त्रुटिपूर्ण है। बाकी ये सारे सही हैं। तेभागा किसान के द्वारा था, चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, निर्भया आंदोलन नारीवाद आंदोलन था। तो इसका सतनामी आंदोलन ये कहीं ना कहीं पंजाब में हुआ था, और तो ये इसका बाकी ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सेकंड ऑप्शन गलत था। तो इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, राजस्थान से संबंधित था, उस समय ये आरपीएससी द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था इस क्वेश्चन को, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन मैं आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कुछ कमी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।